दोस्तों, हुमायूं के मकबरे पे बनने वाला हमारा आज का एपिसोड थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मेरे पास ऐसी बहुत सारी जानकारी है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। पूरे धैर्य के साथ ये एपिसोड देखिएगा क्योंकि जब ये सारी जानकारी जानने के बाद अगर आप यहाँ आते हो तो आपको इस जगह का ऐतिहासिक महत्व समझ में आएगा। शुरू करने से पहले कब्र और मकबरे के बीच फर्क समझ लेते हैं। कब्र वो जगह है जहां शव को दफनाया जाता है और मकबरा वो इमारत है जो कब्र के आसपास बनाई जाती है। एक आलीशान इमारत होती है जो सिर्फ बादशाहों और उनके परिवारजनों को नसीब होती है। मैं इस पूरे वीडियो में कब्र और मकबरे इन दोनों शब्दों को अदल बदल के इस्तेमाल करूंगा। हम जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हुमायूंस टूम कहते हैं, वो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि अलग अलग इमारतों का समूह है। नीला गुंबद, ईसा खान की कब्र, बू हलीमा का बाग और कब्र, अफसर वाला कब्र, नाई की कब्र इत्यादि। एक एक करके हम इन सारी इमारतों को देखेंगे। जो मुगल शब्द है वो मंगोल से आता है। उन्हें नाम दिया गया था दिल्ली सल्तनत के अफगानों से जुदा रखने के लिए। वैसे उनकी वंशावली ठीक पकड़ी जाए तो उनको तिमूरी कहना चाहिए। कहते हैं कि जो शुरुआत के मुगल थे अकबर तक, उन्हें मंगोल फीचर्स थे। उनके चेहरे मंगोल जैसे थे, छोटी टेढ़ी आंखें इत्यादि। फिर धीरे धीरे हिंदुस्तानी खून ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। तो हुमायूं की कब्र देखे उसके पहले ये जान लेते हैं कि हुमायूं की मौत कैसे हुई। हुमायूं ने दीनपना की स्थापना की थी, जिसे आज हम पुराना किला कहते हैं। वहां एक पुस्तकालय था जहां 1556 की साल में हुमायूं अपने हाथ में किताब लिए खड़े थे। तब उन्होंने मुअज्जिन की अजान सुनी मगरिब के लिए। जल्दबाजी में वो सीढ़ियों से उतरने गए जब उनका पैर उनके कपड़ों में अटक गया और वो सीढ़ियों पे गिर गए और उनका सर सीढ़ियों से टकराया। 3 दिन बाद उनका इंतकाल हो गया। कब्र बनाने का हुक्म दिया था हाजी बेगम ने। अब इतिहासकारों में दो राय है कि हाजी बेगम कौन थी, उनकी पहली बीवी बेगा बेगम या फिर अकबर की वालिदा हामिदा बानो बेगम। लेकिन ये चीज तो तय है कि इसे बनाने का पैसा दिया था अकबर ने। इसे बनाने में उस सन में खर्चा हुआ था 15 लाख का और इसे बनते बनते 7 साल लग गए। ये जगह इसलिए चुनी गई थी क्योंकि यह सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के करीब है। आपको सिर्फ रास्ता क्रॉस करके सामने जाना है। यह जगह यमुना नदी के करीब भी थी, लेकिन आज यमुना नदी कुछ 1-2 किलोमीटर दूर छट चुकी है। इस मकबरे के लिए आर्किटेक्ट चुना गया मीराक मिर्जा घियास को, जिन्हें इस तरह के स्मारक बनाने का अनुभव था पर्शिया और अफगानिस्तान में। यह वीडियो देखते वक्त आप गाइडेड बाय घिया हो, तो जब ये मकबरा बन रहा था ये गाइडेड बाय घियास था। दिलचस्प बात यह है कि जब ये मकबरा बन रहा था तब मिर्जा का खुद का इंतकाल हो गया और इसे अंजाम दिया उनके बेटे सैयद मोहम्मद ने। इस मकबरे की वास्तुकला में आपको 2 प्रभाव नजर आएंगे, फारसी और भारतीय। मेरे पीछे जो कमान वाला दरवाजा बना हुआ है, वैसा ही दरवाजा आपको समरकंद के गुरी आमीर में नजर आएगा। मकबरा जो 7 मीटर के चबूतरे पे बना है, वैसा चबूतरा आपको भारतीय मंदिर में दिखेंगे और सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी के मकबरे में भी। अगर वाकई वो शेरशाह सूरी के मकबरे से प्रेरित है तो बहुत ताजुब की बात है, क्योंकि सूरी ने ही हुमायूं को जंग में हरा के उनका निर्वासन करवाया था पर्शिया तक।
बाग में जो पानी की व्यवस्था है वो सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। अगर कोई कब्र पे आया है और वही वक्त नमाज का हो रहा है तो वो यहाँ वजू भी कर सकता है। जो अंदर का कमरा है वहां एक मिहराब बना हुआ है जो आपको किबला बताती है। जब ये मकबरा बना था यहाँ सरू के पेड़ थे और फल और फूल की क्यारियां थी। फलों को बेचा जाता था और वो पैसे से इस जगह का रख रखाव होता था। फिर यहाँ के स्थानियों ने यहाँ खेतीबाड़ी शुरू कर दी और गोभी और तमाकू तक उगाया जाता था। आज जो आप हरे लॉन देख रहे हो वो अंग्रेजों की बदौलत है। अब एक दफा इसका गुंबद देख लेते हैं। इसका गुंबद जो आप बाहर से देखोगे और अंदर से देखोगे तो थोड़ा अलग नजर आएगा। अगर आपकी पारखी नजर है तो आपको अंदर से थोड़ा छोटा नजर आएगा। वो इसलिए क्योंकि ये डबल डोम है और दो गुंबदों के बीच में थोड़ी जगह छोड़ी हुई है। अब इसके गुंबद की बात कर रहे हैं तो उसकी चोटी भी देख लेते हैं। इस चोटी को अंग्रेजी में फिनियल कहते हैं। पहली बार भारत में कोई इस्लामिक इमारत पे इस तरह का तांबे का फिनियल रखा गया था और वो भी साधारण तांबा नहीं, 99.6% शुद्धता वाला। बाजार में ऐसा तांबा आज आपको मिलेगा भी नहीं। यहाँ से भले आपको थोड़ा छोटा दिख रहा हो लेकिन ये 18 फीट लंबा है, यानी मुझसे 3 गुना लंबा। – 2014 में एक तूफान में ये गिर गया था और फिर से उसे जोड़ा गया। हम बहुत जल्द हुमायूं के कब्र के जीर्णोद्धार की भी बातें करेंगे। मुगल इसे कलश कहते थे। अब मंदिर की जो चोटी होती है उसे भी कलश कहते हैं। यानी आप सोच सकते हो कि इस फिनियल की प्रेरणा कहां से आई होगी। जब मैं मांडू गया था वहां होशांग शाह की कब्र है और कहा जाता है कि वो ताजमहल की प्रेरणा है। अब हम खड़े हैं हुमायूं के मकबरे पे और कहा जाता है कि ये जगह भी ताजमहल की प्रेरणा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये मकबरा 154 फुट लंबा है और ताजमहल 240 फुट। और हाँ, हमारा मांडू पे खास अंक देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। अगर आपको भारतीय प्रभाव देखना है तो आपको गुंबद के आसपास बनी हुई छतरियां देखनी पड़ेगी। वैसे तो इसकी बनावट में कई चीजें इस्तेमाल हुई है, लेकिन जो दो मुख्य चीजें हैं वो है रेड सैंडस्टोन और संगमरमर। रेड सैंडस्टोन बरामद किया गया है तंतपुर से जो आगरा के करीब है और संगमरमर लाया गया है मकराना से राजस्थान में। 80 साल बाद वही जगह से संगमरमर इस्तेमाल हुआ है ताजमहल की बनावट में। यहाँ नीले रंग की लैपिस लजूली भी इस्तेमाल हुई है। इस्लामी वास्तुकला में एक हश्त बिहिश्त करके कंसेप्ट है जहां 8 जन्नतें होती है। इसलिए यहाँ बीच के कमरे के इर्द गिर्द और 8 छोटे कमरे बनाए गए हैं और उनके इर्द गिर्द भी 8 छोटे कमरे बनाए गए हैं। इसका फ्लोर प्लान अगर आप देखोगे तो आपको एक कंसेप्ट तुरंत समझ में आ जाएगा। चारबाग एक फारसी शैली है बाग बनाने की। इसमें बाग को 4 चौकोन में बांटा जाता है नहरों द्वारा। जो 4 नहरें हैं वो 4 नदियों का प्रतिनिधित्व करती है जिनका जिक्र कुरान में है। सैहन, जैहन, फुरत और नील। ये खास करके कब्र के आसपास आपको ये शैली नजर आएगी क्योंकि मरने के बाद जन्नत किसे नहीं चाहिए। यहाँ हुमायूं की कब्र में ये 4 बाग के कंसेप्ट को और विकसित किया गया है। जो बाग है वो 6 बाय 6 की ग्रिड में बांटे गए हैं, यानी कुल मिला के हुए 36 चौकोन।
उनमें से जो बीच के 4 बाग है वहां बना है ये मकबरा, यानी 32 छोटे छोटे बाग है। ये पूरा क्षेत्रफल 30 एकड़ का है। (1857) के संग्राम में अंग्रेजों ने शाहजहानाबाद पे हमला किया उस पे कब्जा पाने के लिए। तब बहादुर शाह जफर, जो आखिरी मुगल माने जाते हैं, उनको लाल किले से भागना पड़ा और यहाँ हुमायूं के मकबरे में शरण लेनी पड़ी। लेकिन अंग्रेज अफसर विलियम हॉटसन यहाँ भी घुस आए जबरन, और उन्होंने जफर को यहाँ पे बंदी बनाया और उनका निर्वासन किया रंगून बर्मा में। मेरी बाईं तरफ देखोगे तो आपको जाली खुली नजर आएगी, और मेरी दाईं तरफ देखोगे तो आपको जाली बंद नजर आएगी, क्योंकि कहते हैं कि बहादुर शाह जफर इस कमरे में पनाह ले रहे थे अंग्रेजों से बचने के लिए। यहाँ हुमायूं के कब्र के अलावा और 150 से ज्यादा कब्रें हैं उनके परिवारजनों की और अन्य मुगलों की। ये जो बाहर देख रहे हो ये सिर्फ सजावट है, असली कब्र तो नीचे के कमरों में है। ये इसलिए ताकि अगर कोई दुश्मन आए और इन कब्रों को क्षति पहुंचाए तो सिर्फ सजावट बिगड़ेगी, जो असली कब्र नीचे है उसे कुछ भी नहीं होगा। यहाँ की कब्रों पे नाम नहीं लिखे हुए हैं, इसलिए कहना मुश्किल है कि किसकी कब्र है। लेकिन एक तरीका है ये पहचानने का कि कब्र मर्दाना है कि जनाना। अगर कब्र पे इस तरह का एक कलम का निशान है तो वो मर्दाना है, और अगर कोई तख्ती का निशान है तो वो जनाना है। अब हुमायूं की कब्र के अलावा यहाँ अगर कोई सबसे मशहूर कब्र है तो वो है दारा शुको की, जो शाहजहां के सबसे बड़े लड़के थे और औरंगजेब के भाई। औरंगजेब ने उनका शिरच्छेद करवाया था। लगता है औरंगजेब को शिरच्छेद करने का कुछ ज्यादा ही शौक था। अब यहाँ किसी कब्र पे नाम तो नहीं लिखा हुआ, इसलिए पहचाने कैसे कि दारा शुको की कौन सी कब्र है। अलग अलग लोग अलग अलग कब्र दिखाते हैं, कहते हैं कि ये दारा शुको की कब्र है। लेकिन 2020 में संजीव कुमार सिंह ने ये दावा किया है कि उन्होंने दारा शुको की कब्र ढूंढ निकाली है, और ये कब्र ढूंढने के लिए उन्होंने जो तर्क लगाया है वो तर्क में वजन तो है। चलिए देखते हैं उनका तर्क क्या है। आलमगीरनामा औरंगजेब के शासन का इतिहास है। वहां यह लिखा गया है कि दारा शुको को एक ऐसे कमरे में दफनाया गया था जहां अकबर के 2 बेटों को भी दफनाया गया है। इसलिए हमें ऐसा कमरा ढूंढना है जहां 3 मर्दाना कब्रें हैं। तो चलिए ढूंढते हैं ऐसा कमरा। तो हम पहुंचते हैं ये कमरे में जहां 3 मर्दाना कब्रें हैं। दारा शुको को अकबर के बेटों के बाद ही दफनाया गया होगा, इसलिए दरवाजे के पास की जो कब्र है वो हो सकती है दारा शुको की। 100% कहना मुश्किल है, लेकिन बात में दम तो है, कहना पड़ेगा। अंग्रेज व्यापारी विलियम फिंच ने लिखा था कि एक जमाने में ये मकबरा और भी आलीशान हुआ करता था। यहाँ कालीन था, शामियाने थे, हुमायूं की तलवार थी, उनका पैराहन था और एक कुरान थी। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ चोरी हो गया है। जहां जहां जालियां बनाई हुई है वो पूरे एक पत्थर से बनाई है, कहीं भी जोड़ नहीं है। अब हम देखते हैं नाई का मकबरा। ये एक ही ऐसी इमारत है जो परिसर के अंदर है, बाकी सारी इमारतें परिसर के बाहर की तरफ है।
यानी ये किसी खास व्यक्ति की रही होगी। कहते हैं कि नाई बादशाह का मनपसंद था। दूसरी कहानी ये कहती है कि नाई एक ही ऐसा आदमी था जो बादशाह के गले पे उस्तरा रख सकता था। मुझे दूसरी कहानी थोड़ी मनगढ़ंत लगती है, क्योंकि सिर्फ उस्तरा रखने से थोड़ी बादशाह को मारा जा सकता है। खाने में जहर मिलाया जा सकता है, खंजर भोंका जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये मकबरा कब बना था ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अंदर जो कब्र है उसके ऊपर एक आंकड़ा है 999। अब अगर माने कि हिजर कैलेंडर का साल है तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से साल हुआ 1590-91। ये नीला गुंबद है, यहाँ किसे दफनाया गया था वो तो बात की बात है, हमें यह भी पता नहीं ये एक बना कब था। हुमायूं के कब्र के पहले बना था या बाद में। एक किताब यह कहती है कि यहाँ फाहिम खान को दफनाया गया है। फाहिम खान जो रहीम के मुलाजिम थे। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक रत्न थे, और कुछ लोग कहते हैं कि यह कब्र हुमायूं के कब्र के पहले बनी थी। देखने वाली बात यह है कि अंदर कोई कब्र भी नहीं है जो हम देख सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ के डिजाइन से ही पता करना पड़ेगा कि यह कब्र कितनी पुरानी है। जो ऊपर का गुंबद है उसका नीला टाइल वर्क जीर्णोद्धार के वक्त बनाया गया है, और बाहर की कुछ रंगीन टाइल्स भी। और आप खुद ही देख सकते हो क्या जीर्णोद्धार हुआ है, कमाल है। पीछे की तरफ एक बाग हुआ करता था, लेकिन जब हजरत निजामुद्दीन स्टेशन आया ये पूरा बाग काट के रेलवे लाइन डाली गई। रेलवे लाइन की थरथराहट की वजह से गुंबद से काफी टाइलें गिर गई थी, और कुछ बारिश की वजह से, इसलिए जीर्णोद्धार एक बड़ी चुनौती थी। अफसरवाला की कब्र, ये यहाँ तीसरी ऐसी कब्र है जहां भी ठीक ठीक पता नहीं है कि किसे दफनाया गया है, इसलिए हमें कल्पना की उड़ान भरनी पड़ेगी। नाई के मकबरे की तरह यहाँ भी अंदर एक कब्र है जिसके ऊपर एक आंकड़ा है 974। अब इस बार हिजरी कैलेंडर से ग्रेगोरियन तक का कन्वर्जन आप खुद कीजिएगा। यहाँ भी एक डबल डोम है, यानी हो सकता है जिसने हुमायूं का मकबरा बनाया उसी का हाथ होगा ये मकबरा बनाने में। इसका आकार एक बगदादी ऑक्टागन है, यानी 8 साइड तो है लेकिन अलग अलग लंबाई की। अफसरवाले के कब्र को लगकर एक मस्जिद भी है जहां आज भी हर जुम्मे को और ईद के दिन नमाज पढ़ी जाती है। एक इतिहासकार है सुभाष परिहार नामक, उनकी एक बहुत रोचक थियरी है अफसरवाले के कब्र को लेके। हुमायूं जैसे हमने जाना उनका निर्वासन हुआ था पर्शिया में, फिर वो वापस आए और शेरशाह सूरी के साथ जंग लड़ी। तब उनके साथ 4 अफसर आए थे, वहां की जाति के लोग। अब 4 आए तो थे लेकिन सिर्फ 3 वापस गए थे। आगे का अनुमान आप खुद लगा लीजिए। तो यह है बू हलीमा की कब्र और बाग, एक और अनजान कब्र। लेकिन क्योंकि यह कब्र हुमायूं के मकबरे के इतने करीब है, हो सकता है कि बू हलीमा हुमायूं की दाई रही होगी। एक चीज जानने जैसी है कि बाग जो है कब्र उसके बीच में नहीं बनी है, उसके साइड में बनी है।
इसलिए हो सकता है कि पहले बाघ आया और कब्र उसके बाद में बनी। कुछ लोगों को यह भी कहना है कि बू हलीमा हुमायूं की समकालीन नहीं बल्कि एक अरबी नर्तकी रही होगी। अगर आपके पास वक्त कम है और आप हुमायूं के मकबरे के अलावा सिर्फ एक और स्मारक देख सकते हो तो आप ईसा खान का मकबरा देख लीजिए। ईसा खान एक मंत्री थे शेरशाह सूरी के दरबार में, और सूरी हम जानते ही है हुमायूं के दुश्मन थे। दोनों की जंग भी हुई थी जिसके बारे में हमने जाना। तो जिंदगी तो नहीं लेकिन मौत दो दलों को साथ में लेके आई है। इसका जो अष्टकोण आकार है वो लोधी शासन के वक्त प्रचलित था। कैमरा में कितना कैद कर पाएंगे मैं नहीं जानता, लेकिन इसकी बुनियाद चौड़ी है और जैसा ऊपर की तरफ जाता है ये सकरा होता जाता है, जैसे जमीन से एक फूल उग रहा हो। अंदर एक लिखाई पाई गई है जिससे हमें पता पड़ता है ये बना था 1547-48 में। ये जगह भी इसलिए चुनी गई थी क्योंकि निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के करीब है। इसका आकार शेरशाह सूरी के मकबरे से बहुत मिलता जुलता है। यह बना है क्वार्ट्जाइट, लाल सैंडस्टोन और स्टको प्लास्टर से। अरब सराय जो नाम है वो आपको थोड़ा गुमराह कर सकता है। ये जगह अरबों के लिए नहीं बनाई गई थी बल्कि उन फारसी कारीगरों के लिए बनाई गई थी जिन्होंने हुमायूं के मकबरे पे काम किया था। ये प्रभावशाली दरवाजा बनाया था मीर बानो ने जहांगीर के शासन के दरमियान। अब मीर बानो खुद कौन थे उनके बारे में ज्यादा जानकारी मिल नहीं पाई है। अपने जमाने में यह दरवाजा मंडी की ओर खुलता था। तो 99 में आगा खान ट्रस्ट ऑफ कल्चर ने हाथ मिलाया भारतीय पुरातत्व विभाग के साथ इस जगह के जीर्णोद्धार के लिए। जो जल संचय का तंत्र था, फवारे थे, इमारतें थी, उन सारी जगहों का जीर्णोद्धार हुआ और यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डाला गया। कुछ 2500 पेड़ डाले गए, आम के, नीम के, जासवंती यानी हिबिस्कस के। जो आखिरी नतीजा है उसकी तारीफ मुझे करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप खुद इसे देख सकते हो। अंत में सैयद अहमद खान साहब का एक शेर पढ़ना चाहिए। हर के मी ख्वाहात के बिनाद शक्ल फिरदौ से बरीन वो बया इन कसरवाइन बाग हुमायूं राबबीन। कहने का मतलब है जिस किसी को भी धरती पर जन्नत का एहसास चाहिए उन्हें आमंत्रण है कि आके हुमायूं का बाग और मकबरा देखे। अब यहाँ आना कैसे है वो आपको बता देता हूँ। वैसे तो हजरत निजामुद्दीन स्टेशन बिल्कुल पीछे ही है, लेकिन वहाँ से घूम के चल के आने में आपको 2 किलोमीटर का सफ़र काटना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पास का मेट्रो स्टेशन है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का मेट्रो स्टेशन। दोस्तों, तो हुमायूं के मकबरे पे बनने वाले अन्य वीडियो के मुकाबले आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो पे मिलने वाली जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल के मुझे बताइएगा। ये जानकारी इकट्ठा करने के लिए मुझे 15 दिन लगे हैं। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब।
वैसे यहाँ देखने जैसा सुंदर नर्सरी और एक संग्रहालय भी है, लेकिन वो सारा सब कुछ अगर मैं ये वीडियो में डालूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो वो किस्सा फिर कभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।